एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अभी जैसे फूड सिक्योरिटी पे फोकस किए थे आफ्टर 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है, जो कोर्स ग्रेन्स है ना, जो न्यूट्रिशन जिसमें ज़्यादा होता है उसके उसको भी एक एमएसपी नेट के अंदर लेके आके उसकी एमएसपी को एज कम्पेयर टू दिस अभी तक के जो स्टेपल फूड्स थे व्हीट और राइस, उसके अलावा उसका एमएसपी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, अपने पास बहुत बिलियन टन्स ऑफ फूड रिजर्व्स है अपने पास में, ग्रेन रिजर्व्स। तो आने वाले समय में बहुत ऐसा स्थिति उतना खराब होने की आशंका है नहीं। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी अचीव फूड सिक्योरिटी। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं ये इस चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे बताया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर एवरेज ग्रोथ रेट इन लास्ट 6 years is 4.6%, विच इज अ डिसेंट ग्रोथ रेट, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे भी ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर का। इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्टर है। But financial year 2022 agri exports reached $50.2 billion, an all-time high. Financial year 2022 में agri exports has reached an all-time high of $50.2 billion. Measures taken by government to improve agriculture. पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज a large sum of population is employed in agriculture sector. ठीक है, despite a very meager contribution in GDP, there are a large number of people employed in agriculture sector. इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर चैप्टर जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि एग्जाम्स में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे, आता ही आता है। ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? अब देखिए क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है। पहले जो बड़े बड़े लैंड हुआ करते थे अब वो डिवाइड हो के छोटे छोटे लैंड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने को करंट सिनारियो के हिसाब से उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है? ये जो ओनर्स होते हैं, खुद फार्मर्स होते हैं, उनका ही कमेटी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करते हैं, जैसे कि अगर इनपुट्स के में देखा जाए तो मैकेनाइजेशन कैसे करें फार्म में। आउटपुट साइड से देखा जाए तो बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ में निगोशिएशन के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एग्रीकल्चर फार्मर्स के वेलफेयर के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, आगे और फिर दूसरा क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती थी जिसके कारण फार्मर्स चाहते हुए कि दूसरे क्रॉप्स को नहीं, क्योंकि एमएसपी सबसे ज़्यादा व्हीट और राइस, तो ये टेंडेंसी होती थी कि हाँ उसी फसल को ले रहे हैं। तो अब एमएसपी को दूसरे ग्रेन्स के लिए भी बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एमएसपी के नेट में लाया गया, तो उससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इम्पीटस मिला। ठीक है, फिर उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है उसको देखेंगे। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिर है पीएम किसान, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन सोर्सेज ऑफ फार्मर्स इनकम और रेजिलियंस टू फार्मर्स। ठीक है, इन केस ऑफ फेमाइन और फ्लड, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण या फिर किसी और ऐसे फैक्टर के कारण अगर प्रोडक्शन हिट होता है तो फार्मर इनकम उसके कारण खराब मत हो या फिर कम मत हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास कर रही है कि फार्मर अपना फार्मिंग एग्रीकल्चर पे ध्यान तो दे, उसके साथ में एलाइड सेक्टर्स पे भी ध्यान दे, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, है ना, उसके अलावा मीट प्रोडक्शन हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब एलाइड सेक्टर्स पे भी अगर फार्मर ध्यान देंगे तो एक फार्मर इनकम रेजिलियंट हो जाएगी कि अगर ये नहीं तो उससे इनकम तो आ ही रही है। हाँ, ठीक है। फिर रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम 2022 का लक्ष्य रखा गया था फार्मर इनकम को डबल करने का। ठीक है, हालांकि अचीव नहीं कर पाए, थोड़ा सा एम्बिशियस था ये, बट ऐसे फार्म लॉज वगैरह जो आए थे अगर उसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाता ना तो उसका एक्चुअल रिजल्ट समझ में आता कि किस लेवल तक के पहुंच पाए, बट उसका विरोध हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो अभी एक तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, और दूसरे मेजर से गवर्नमेंट प्रयास करे कि हाँ डबल करने का प्रयास करे। ठीक है, तो उनका रिकमेंडेशन क्या था, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी।
ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हायर वैल्यू क्रॉप्स, जो हायर वैल्यू क्रॉप्स है ना, बहुत सारे अभी बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो इमर्ज हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, जिसका जिसका कुछ एस्थेटिक वैल्यू है, जिसका मेडिसिनल वैल्यू है ना। तो ये सारे क्रॉप्स पे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि फार्मर्स इन पे भी फोकस करें। बेटर रिसोर्स एफिशिएंसी, एनहांस क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर रिसोर्स एफिशिएंसी और एनहांस्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो अभी अभी कुछ फ्यू इयर्स बैक एक एसआरआई करके एक टेक्निक है, वो अडॉप्ट किया गया है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। उसमें कैसे सो करना है क्रॉप को, उसको उसके हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है उस मेथड से, ठीक है। तो वो ऐसे बहुत सारे मेथड्स जिससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हो। फिर इंप्रूवमेंट इन रियल प्राइसेस रिसीव्ड बाय फार्मर्स, है ना, बीच में जो पहले मिडिल मैन हुआ करते थे उनको कम करने का प्रयास करना, है ना, क्योंकि एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ प्राइसेस का मतलब 15 to 20% ही फार्मर के पास आता है ना, बाकी का जो 80% है वो मिडिल मैन के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इंप्रूवमेंट इन रियल प्राइसेस रिसीव्ड बाय फार्मर्स, ये एक रिकमेंडेशन था। शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस एज बीइंग सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, फार्म से नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस में शिफ्ट करने का एक रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिया। अब पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, तो क्या है पहला, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू सिक्योर द प्राइस एट 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपके फर्टिलाइजर, सीड्स और उसके अलावा जितने भी इनपुट्स लगते हैं वो सबको एक वेट दिया गया है, असाइन किया गया है, और उसके हिसाब से एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ठीक। उस वैल्यू का गवर्नमेंट 1.5 टाइम्स एज एन एमएसपी फार्मर को प्रोवाइड करती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में, ठीक। schemes and price measures to focus on high value added crops such as oilseed, ठीक। तो अभी डाइवर्सिफाई कर रही है एमएसपी को भी गवर्नमेंट, तो ऐसे ऐसे स्कीम्स और प्राइस मेजर्स टू फोकस ऑन हाई वैल्यू एडेड क्रॉप सच एज ऑयलसीड्स, incentives for crop diversification through price policy measures, improvements in agricultural marketing and by enhancing resource use efficiency, क्लियर। ये सारे गवर्नमेंट मेजर्स ले रहे हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के। उसके बाद बॉटलनेक्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, पहला है एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, जो एरेटिक रेनफॉल देखने को मिल रहा है आजकल, दैट ऑल दीज आर रिजल्ट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, क्योंकि प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपका लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव नहीं कर सकते, है। क्या होता है कि अगर लार्ज मशीनरीज आपके पास हैं, ठीक है, और आप उसको बहुत छोटे एक लैंड पे यूज कर रहे हो, तो अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाएगी मशीनरी, ठीक है। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप तभी देख पाओगे जब आपका लैंड होल्डिंग बड़ा रहेगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी ये काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लैंड होल्डिंग्स को एक साथ इकट्ठा करके फिर उस लेवल पे फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सब ऑप्टिमल फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर कोई बंदा, मान लीजिए कि एक फील्ड है जिसको प्लो करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है ना, उसके बाद भी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होने के कारण एक परिवार के 7 लोग, जो काम 5 लोगों द्वारा किया जा सकता है उसमें 7 लोग अगर एम्प्लॉयड है तो क्या होगा, 5वें पर्सन तक के तो आउटपुट निकलेगा, लेकिन 6वें और 7वें पर्सन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 0, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0। तो इसी को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो काम तो कर रहे हैं बट जितना आउटपुट निकलना चाहिए उतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा राइजिंग इनपुट कॉस्ट, ये सारा बॉटलनेक्स है एग्रीकल्चर। Despite COVID-19 shock, agriculture and allied sector shows resilient growth. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था हमारे को। अब देखिए यहाँ पे 2014-15 में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो कि -0.2 था, ठीक है।
वहां से एक स्पाइक देखने को मिला 16-17 में, उसके बाद से डिक्लाइन होना चालू हुआ। तो 18-19 में एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाज 2.1%, देन 19-20 में 5.5 और 20-21 में 3.5 और अब 21-22 में 3% एनुअल ग्रोथ देखने के लिए मिला एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी दोनों सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों नेगेटिव में गए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी पॉजिटिव बना। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर, तो आप देखिए कि 2010 से 1000 गीगावाट आवर, अब 2021 में ऑलमोस्ट 200,000 गीगावाट आवर बिजली कंजम्पशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, तो अगर एफिशिएंटली अगर इसको यूज करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लीन सीजन में राइस की फसल, अगर धान की फसल ले रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द वर्थ ऑफ द क्रॉप, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस फील्ड में भी हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हालांकि ये इंडिकेटर जो है वो अच्छा है कि जैसे जैसे अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, मान के चलते हैं कि उससे ग्रोथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत बोरवेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ा है उसका, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक, जिसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ऑयल सीड्स का ईयर 2014-15 में 252 बिलियन टन्स, which has now increased to 303 billion tons. Then pulses, ऑयल सीड्स और पल्सेस पे फोकस करना है ना? तो पल्सेस का प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 16 या 17 मिलियन टन्स, 17 मिलियन टन्स इन द ईयर 2014-15। ओके, ब्लू लाइन जो है वो टोटल फूड ग्रेन्स का। इन द ईयर 2021-22 approximately 25 million tons food grain production, sorry, pulses production, right? और ओवरऑल टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ऑयल सीड्स और पल्सेस का शेयर बढ़ा है। ठीक है, इसको और बढ़ाना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सेलेक्टेड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। पैडी के लिए कंसिस्टेंटली एमएसपी इंक्रीज हुआ है, मेज के लिए इंक्रीज हुआ है, तूर के लिए इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अगर बढ़ाना है गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे आपकी कोर्स ग्रेन जो है उनकी एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्पाइक देखिए, लास्ट ईयर से ब्लू इज फॉर 2021-22 एंड ग्रीन इज फॉर 22-23। तो लास्ट ईयर के हिसाब से मूव में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है एमएसपी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो नॉर्मली जितना बढ़ना चाहिए एक साल में उतना बढ़ा है, ये भी नॉर्मल इंक्रीज है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अलग से एक इंक्रीज दिख रहा है। उड़द में भी इंक्रीज दिख रहा है, ग्राउंडनट में इंक्रीज है, सोयाबीन में इंक्रीज है, कॉटन में इंक्रीज है। बीट में आप देखो फिर से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है ना, ग्राम में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, फिर रेप सीड एंड मस्टर्ड में अच्छा खासा इंक्रीज। ठीक है, तो आप डिफरेंसेस देखिए, जो ऑलरेडी जिन पे एमएसपी गवर्नमेंट दे रही थी, अब उस पे एमएसपी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया गया है। बाकी जो दूसरे ग्रेन्स हैं उस पे एमएसपी इंक्रीज किया है। किस पे मूंग पे बहुत इंक्रीज हुआ है, उड़द पे इंक्रीज हुआ है, ग्राउंडनट पे इंक्रीज हुआ है, सोयाबीन, कॉटन एंड रेप सीड मस्टर्ड, इन सारे ग्रेन्स में एमएसपी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट पर। इसमें सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आती है, जिसको 1998 में लॉन्च किया गया था, बट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो किसान फार्मर की शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इनपुट जो भी इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, है ना,
उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद जो नीड्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और उसको वहाँ पे ले जाके स्टोरेज अगर करवाना है उसके लिए, तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है क्रेडिट की, उसको केटर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेके आया है। ठीक है, सिंगल विंडो विद फ्लेक्सिबल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लंबा नहीं है। कल्टीवेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एंड ड्रॉप्स कैश फॉर देयर प्रोडक्शन नीड्स, ये पर्पस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेके आया है। उसके बाद 2004 में स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद 1819 में एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी 4 में एक्सटेंडेड टू एलाइड एंड नॉन फार्म सेक्टर्स, एलाइड सेक्टर एंड नॉन फार्म सेक्टर्स। 1819 में फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। अब 2022 में 3.89 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशियरीज, एलिजिबल फार्मर्स हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। दूसरा है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम था, अब मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इसमें अप टू 3 लाख ऑफ लोन एट 7% इंटरेस्ट पर एनम किसानों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फार्मर टाइम टू टाइम रीपे कर रहे हैं अपने लोन्स को, तो एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको मिलता है। एडिशनल सबवेंशन ऑफ 3% ऑफ प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। कंटिन्यूड इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखोगे, शुरू से पढ़ोगे ना, तो क्या होता था पहले के टाइम पे कि जमींदारी लेके आए थे, जमींदारी सिस्टम। उसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे बहुत जमींदार जो थे उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स हो गए थे, और बहुत सारे सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर्स वाली कैटेगरी में थे, ओनर्स नहीं थे। और उस समय ये भी होता था कि अगर आपके पास लैंड है, तो अगर आप उसको गिरवी रखवा के किसी साहूकार से पैसा ले रहे हो, ठीक है, और अगर आपके क्रॉप फेलियर हो गया, पैसा वापस नहीं कर पाए, तो फिर वो जमीन को हड़प देते थे। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई हुआ करता था। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि इंस्टीट्यूशनल मीडियम के थ्रू फाइनेंशियल क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत पहले शुरुआत से इस एफर्ट्स लगाने की कोशिश एफर्ट्स लगा रही है कि सबसे स्पेशली फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की अवेलेबिलिटी दी जा सके। हाँ हाँ हाँ, वो सारे नाबार्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है ना, इन सब के थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल कराना सबसे बड़ा मोटिव था गवर्नमेंट। तो आप देखिए राइट सिंस 2014-15 इसमें ज्यादातर डेटा 14-15 से ही लिया गया है, क्योंकि अभी करंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, वो 14-15 से है। 14-15 से आप देखिए 8.5, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स के लिए 18.6 lakh crore institutional credit has been provided to farmers. सबसे पहला है कस्टम हायरिंग सेंटर्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स आर बेसिकली a unit comprising a set of farm machinery implements and equipments meant for custom hiring by farmers. ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स में क्या है, गवर्नमेंट फार्म मशीनरीज को अंडर ग्राम सभा ही हैंडल करती है कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। उसमें सारे इक्विपमेंट्स ले जाके रख दिए जाते हैं और उसको फार्मर्स को रेंट पे दिया जाता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CHC इज टू सप्लाई ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स टू स्मॉल मार्जिनल एंड पुअर फार्मर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑन हायर। ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेंट पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े खरीदने के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स को डेवलप किया जा रहा है अंडर ग्राम सभा। उसके बाद सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्रीकल्चर और फार्म इक्विपमेंट में 40 to 50% तक की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 100% सब्सिडी अप टू 1.25 लाख रुपीज पर पर्सन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी अगर फार्मर है वो एग्रीकल्चरल फार्म या इक्विपमेंट खरीदना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 40 to 50% ऑफ सब्सिडी ऑन दैट इक्विपमेंट, है ना।
दिसंबर 2022 के हिसाब से कस्टम हायरिंग सेंटर्स टोटल कितने हैं? 21,628। उसके बाद हाईटेक हब्स कितने हैं? 467। और फार्म मशीनरी बैंक्स कितने हैं? 18,306। ये दोनों चीजें आप इसको देखें, हाईटेक हब्स एंड फार्म मशीनरी बैंक्स। लैंड होल्डिंग साइज 2005-6 में लैंड होल्डिंग पर पर्सन कितना था? 1.23 हेक्टेयर, ठीक है, एवरेज लैंड। 2010-11 में कितना हो गया? घट के 1.10 हेक्टेयर। और अब 2015-16 में कितना हो गया? 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग्स डिक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि छोटे बहुत सारे फार्मर्स अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ही ये वाली स्कीम, कस्टम हायरिंग सेंटर्स वाली स्कीम, उन्हीं को फोकस करके लाया गया। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी उनके फैसिलिटेशन के लिए ही बनाया गया। तो 44.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में 44.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, व्हिच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 59.1 lakh hectare under organic farming. 59.1 lakh hectare land is under organic farming. Two schemes has been launched by government for organic farming. क्या क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स को ₹50,000 पर हेक्टेयर पर ईयर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, जिसमें से 31,000 इज गिवन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो कुछ पार्ट ऑफ लैंड इज ऑल्सो अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द स्कीम नमामि गंगे प्रोग्राम। 2019-20 भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना टू प्रमोट नेचुरल, इकोलॉजिकल एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स में प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना, अंडर विच 6,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड इन 3 इक्वल ट्रांचेस टू फार्मर्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, टू प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट वैगरीज ऑफ मॉनसून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 1.5% टू 2.0% ही फार्मर को एज अ प्रीमियम देना पड़ता है ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर टोटल क्रॉप्स, ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर देते हैं। फार्मर इज ओनली रिक्वायर्ड टू पे 1.5 to 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल क्रॉप्स and rest is bear by central and state governments. उसके बाद है ई नेम, जिसका डिस्कशन पहले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में भी कर चुके हैं। APMC एक्ट, मॉडल APMC एक्ट लाया गया है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। ये इंटरनेशनल एफर्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, RKVY रफ्तार। अब एलाइड सेक्टर्स में देखते हैं। एलाइड सेक्टर्स में क्या क्या जाता है? लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर और क्रॉप्स, ठीक है। Though the crop sector is still the major contributor to agriculture, GVA, the livestock sector is catching up, ठीक है। देखते हैं livestock sector। ये livestock sector is denoted by blue bar, this one। तो यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है livestock sector में, ठीक है। Forestry and logging is denoted by blue bar, this is dark blue and this is light blue, और ये navy blue। तो इसमें भी नॉट मच इंक्रीज, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। इनफैक्ट फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हैज डिक्लाइन। इसके अलावा फिशिंग एंड एक्वाकल्चर
भी बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज इंप्रूवमेंट नहीं है इसमें, ये भी कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इसके अलावा क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में क्रॉप्स इज डिक्लाइनिंग बट द लाइफ स्टॉक सेक्टर इज इंक्रीजिंग। इंडियाज रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, रैंक्स थर्ड इन एग प्रोडक्शन, रैंक्स 8 इन मीट प्रोडक्शन। फिर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, वैसे ही एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया गया। ये आपके एलाइड सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है इसको बता रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया पहले देख चुके हैं, इसके बाद एलाइड सेक्टर्स में गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है इसमें बताया। इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 25% ऑफ टोटल कोटा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लेके आई गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसके बाद सहकार समृद्धि स्कीम। सहकार मींस कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्पेशली फिशरीज एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर, ठीक है। इसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट इस स्कीम के माध्यम से, सहकार समृद्धि स्कीम के माध्यम से फिशरीज एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव्स को प्रमोट कर रहा है। 8.5 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स टिल डेट इकोनॉमिक सर्वे में, 29 करोड़ मेंबर्स, 98% ऑफ विलेजेस कवर्ड अंडर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। एक अलग से डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। टॉप 10 स्टेट्स विद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज ऑन 20 अक्टूबर 2022। सबसे ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, सेकंड इज दिल्ली, थर्ड इज उत्तर प्रदेश। Among these top 10 states सबसे लीस्ट कहाँ पे है? केरला, मध्य प्रदेश और केरला, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आ जाते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज द सनराइज सेक्टर, ठीक है। इसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.3%। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर हैज सीन एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.3%, ठीक है। According to annual survey of industries, 12.2% employed people in food processing sector, okay, which is a very huge figure. 12.2% person are employed in food processing sector. Another scheme by government is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana for promotion of food processing sector. With Pradhan Mantri's formalization of micro food processing industries, जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं, पापड़ हो गया, अचार हो गया, है ना, ये सारी चीजों को बनाने वाले लघु उद्योगों को फॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाए ऑन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो हर एक लिमिट के बाद में आपको इंसेंटिव। उड़ान 2.0 उड़ान स्कीम के बारे में मालूम है? जो छोटे छोटे प्लेन्स, बिलासपुर एयरपोर्ट है, अलायंस एयर, तो उड़ान 2.0 स्कीम के अंतर्गत में बहुत सारे कंसेशंस प्रोवाइड किए गए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से जो भी उत्पादन हो रहा है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स पहुँचाने की और वहाँ से फिनिश गुड्स को यहाँ के मार्केट में लाने की, ठीक है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे कंसेशंस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह लगता है तो वहाँ पे वेव किए कर दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स इन 2020 to 23 and as of 1st of January 2023 lakh metric tons है ना। तो NFSA इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड पीएम पोषण है ना, कितना है 600.22 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन्स इसके अंदर अवेलेबल, ठीक है, इसके अंदर प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एलोकेशंस कितने हैं? फेज 4 और फेज 6 के लिए, सॉरी फेज 6 एंड 7 की कितना है? 358.83 लाख मेट्रिक टन्स। कोविड एलोकेशन नॉन एनएफएसए और ओएमएसएस कॉस्ट ये कितना है? 5.53 लाख मेट्रिक टन। फिर अदर वेलफेयर मेजर्स एंड एडिशनल ऑफ एलोकेशन एट इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, तो वो है 5.55 लाख मेट्रिक टन। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब आपका
गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट कॉस्ट वगैरह सब जोड़ के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के, उस फाइनल कॉस्ट जो आता है वो इकोनॉमिक कॉस्ट आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका एनएफएस है, जिसमें आईसीडीएस और पीएम पोषण इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और वैसे भी लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एनएफएस ए के अंतर्गत नहीं था, वो अलग से प्रोवाइड किया गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। अलग अलग कंट्रीज को फूड असिस्टेंस, हाँ, वो तो उसको एनएफएस में इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल फूड सब्सिडी रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014-15 इन ₹1000 crore, ठीक। तो 2014-15 में 113.2 thousand crore से लेके, तो बेसिकली गवर्नमेंट को उसको कम करना है ना। बट यहाँ पर देखिए कोविड पेंडेमिक के टाइम पे फूड सब्सिडी कॉस्ट 5 to 529, हाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में भी ज़्यादा है, 288.7 thousand crore रुपीस। कंक्लूजन में इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में? एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एनहेंस्ड फॉर्मलाइज्ड क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ठीक है, सबको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नेट में लेके आना है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा इंश्योरेंस कवरेज, उतना ज़्यादा फार्मर इनकम प्रोटेक्टेड रहेगी, ठीक है। एक जो एरेटिक मॉनसून के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मर को, वो नहीं आएगी, ठीक। फिर है फोर्थ मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करना है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और नेक्स्ट है इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग्स। ये कंक्लूजन में बोला गया।